हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे अबाउट योर एक्सरसाइज 2.2, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें हमें क्या गिवन होती है कोई रिलेशन, और उस रिलेशन के हमें पेयर्स फाइंड आउट करने होते हैं, और आफ्टर दैट हमें उस रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखनी होती है। कल आपने क्वेश्चन में एक और डोमेन भी लिखनी सीखी, और उसके अलावा हमने उसमें क्या पढ़ा, एरो डायग्राम, और उसके अलावा जो कल हमने लास्ट चीज पढ़ी थी वो थी इनवर्स रिलेशन। ओके, तो अब इसमें 2-4 क्वेश्चंस और हैं, वो डिस्कस करते हैं हम। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.3। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा कि ये आपके सामने 2 रिलेशंस लिखी हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस सेकंड। आपको इन दोनों रिलेशंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके, ये आपके सामने एक सेट है, और इस सेट में क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और आपसे बताया जाता है कि पेयर्स किस में आते हैं, रिलेशंस में। तो कंफर्म ये जो 2 आपके सामने लिखी हैं दोनों क्या है, रिलेशंस। तो हमें इन लोगों की इनकी आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है बस। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट रिलेशन। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे हम, और सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं बेटा फर्स्ट में ये बोला गया है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग करते हैं, एन को। तो कंफर्म है बेटा एक्स वाई दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, और एक्स और वाई का जो सम है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अंडरस्टूड होगी ये बात। एक्स वाई आप स्पष्ट देख रहे हो कि दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, एन को। तो कंफर्म एक्स वाई दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और एक्स और वाई दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहां किसकी वैल्यू लिखते हैं, एक्स की। अब देखिए एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, एन को। तो व्हाट वाज योर एक्स, नेचुरल नंबर। नेचुरल स्टार्ट कहां से होता है, 1 से। तो बेटा हम यहां x को 1 लिखेंगे, तो y यहां से निकाल सकते हैं कि x अगर 1 होगा तो y क्या होगा, 9। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या हो गया, 1 9। सिंपल लैंग्वेज है बेटा। एक्स वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को। एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर हुए। अब x स्टार्ट करेंगे तो x नेचुरल है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से। तो मैंने यहां x को क्या लिखा भाई, 1। तो यहां x को 1 लिखेंगे तो y क्या आएगा, 9। फिर नेक्स्ट नेचुरल क्या होता है, 2। तो यहां x को 2 लिखिए, तो y क्या आएगा, 8। x को 2 लिखिए, y 8 हो गया। फिर हम x को क्या लिखेंगे, 3। y क्या होगा बेटा, 7। x को 3 लिखिए, y 7। फिर x को क्या लिखेंगे, 4। y क्या होगा, 6। फिर x को क्या लिखेंगे, 5। y क्या होगा, 5। फिर x को क्या लिखेंगे, 6। y क्या होगा, 4। फिर x को 7। y क्या होगा, 3। फिर x को क्या लिखेंगे, 8। y क्या हो गया, 2। फिर x को 9। y क्या होगा, 1। दैट्स ऑल। सब समझदार हो, x को 10 नहीं लिख सकते आप, क्योंकि अगर हमने x को 10 लिखा तो y क्या आएगा, 0, एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज रिलेशन। अंडरस्टूड। अब हम इसकी क्या लिखना चाहेंगे, सबसे पहले डोमेन। तो आप पिछले 2 लेक्चर से यही चीज पढ़ रहे हो, डोमेन लिखना किसकी, रिलेशन की। तो डोमेन का मीनिंग होता है इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, कि इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, दैट इज डोमेन। तो डोमेन होगी बेटा आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम इसकी क्या लिखना चाहेंगे, विद रेंज। तो रेंज का मीनिंग क्या बताया गया था आपसे, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। तो सेकंड एलिमेंट्स का सेट हो गया अभी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दिस इज योर रेंज। तो ये थी आपकी फर्स्ट रिलेशन। सिंपल लैंग्वेज है, एक्स वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे थे, एन को।
और x और y का सम किसके इक्वल है बेटा 10 के। अब x किसको बिलोंग कर रहा था n को, तो शुरू कहां से होगा 1 से, तो यहाँ x को 1 लिखिए, उसी x को 1 ये लिखिए, y मिलेगा 9, तो पहला हो गया 1 9, इस तरह निकाल दिया। डोमेन मीनिंग सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज मीनिंग सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर है बेटा एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं एन को। एक्स किससे लेस है 5 से, और वाई किसके इक्वल है 3 के। ओके, तो यहां पढ़ो कि एक्स वाई है आपके पास ऑर्डर पेयर, एक्स वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं एन को, तो दोनों नेचुरल्स है। और एक्स आपका लेस किससे है 5 से, और एक्स है क्या पढ़ी है नेचुरल, तो कंफर्म एक्स की क्या क्या वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और y की सिर्फ एक वैल्यू है कि भाई y किसके इक्वल है 3 के। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, x किसका एलिमेंट है n का, तो x नेचुरल नंबर हो गया। अब x लेस किससे है 5 से, तो 5 से लेस कौन कौन से नेचुरल नंबर हुए 1 2 3 4, और y फिक्स है 3 है भाई, पुट कीजिए यहां पे। तो व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x 1, y 3 रहेगा, तो क्या हो गया भाई 1 3, x क्या हो गया 2, y 3 रहेगा 2 3, फिर नेक्स्ट हो गया 3 3, फिर नेक्स्ट क्या हो गया बेटा 4 3, क्योंकि y ऑलरेडी फिक्स करके चल रहा है, y सिर्फ क्या लेना है आपको 3, दैट्स ऑल। तो y को तो 3 पहले ही लिख दीजिए आप, x की वैल्यू लिखते रहिए बारी बारी, दिस इज रिलेशन। अब इस रिलेशन की हम क्या लिखेंगे डोमेन, तो डोमेन का मीनिंग क्या हुआ सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट क्या हो गया 1 2 3 4, दैट इज डोमेन। फिर अब हम इसकी क्या लिखेंगे रेंज, तो हम ये कहेंगे भी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। रेंज का मीनिंग किसका सेट होता है सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, तो इसमें सेकंड एलिमेंट एक ही है थ्रू आउट, कौन सा है 3, तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा रेंज में, और वो कौन सा आएगा सिर्फ 3। तो दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन, कोई भी एक रिलेशन होगी R that is defined on the set of integers, that is defined on the set of integers. What is integer set? Z as कि रिलेशन का क्या नाम हो गया आपके पास R है, रिलेशन का नाम, और वो किस सेट पे डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर्स पे। तो पहले बताइए रिलेशन है कहां से कहां Z to Z, तो कंफर्म हमारी जो रिलेशन होगी वो कहां से कहां होगी बेटा फ्रॉम Z to Z, रिलेशन होगी फ्रॉम Z to Z, क्योंकि आपसे बताया था रिलेशन अगर कितने सेट पे डिफाइंड हो एक पे, तो जैसे मान लो A सेट पे डिफाइंड है तो A to A ही होगी। अब यहां रिलेशन सिर्फ किस पे डिफाइंड है Z पे, तो फ्रॉम Z to Z होगी। फिर आपसे बार बार बोला जा रहा है रिलेशंस में क्या होते हैं पेयर्स, तो यहां रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ गया x1, x और y दोनों के दोनों ऑब्वियसली किसको बिलोंग करेंगे Z को, x भी z से आएगा y भी z से, और यहां उन दोनों के बीच की क्या रिलेशन है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है 25। रिलेशन में क्या होते हैं बेटा पेयर्स, x z से आएगा y भी z से आएगा, और यहां क्या होता था x और y, x और y के बीच की रिलेशन,
तो रिलेशन अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 25 के। अंडरस्टूड है यहां तक? तो इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो भी एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। देखिए एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। कब? इफ एंड ओनली इफ। दिस इज अ साइन ऑफ इफ एंड ओनली इफ। जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 25 के। एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहा है? खुद देख सकते हैं आप आर को। कब? इफ एंड ओनली इफ। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो 25 के। तो सबसे पहले आपको इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो लिखने हैं, फिर इनवर्स रिलेशन लिखनी है, फिर आर की और इनवर्स की डोमेन बतानी है। ओके, तो सबसे पहले हम बेटा इसमें आर लिखेंगे कि इस रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पहले एक्स किसको बिलोंग करता है? जेड को। तो इंटीजर है और वाई भी इंटीजर होना चाहिए, ये बात दिमाग में रखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के इक्वल है। तो आप यहां एक्स और वाई को दो इंटीजर्स वैल्यू देंगे और इंटीजर्स वैल्यू जब देंगे तो ये ध्यान रखिए उनकी स्क्वायर्स का सम 25 आना चाहिए। तो हमारे माइंड में अभी हम एक्स को 0 लिखते हैं, वाई को 5। एक्स को 0, वाई को 5, तो हो गया टोटल 25। तो हम पहला ऑर्डर पेयर क्या लिख देंगे? 0 5। अब जैसे हमने 0 5 लिखा, अगला हम क्या लिख देंगे? 5 0। सिंपल सी बात है बेटा। आपको ऐसा पेयर लिखना है कि उस पेयर में दोनों नंबर इंटीजर्स होने चाहिए और उनकी स्क्वायर्स का सम 25 होना चाहिए। तो भाई मैंने x को 0 लिखा, y को क्या लिख दिया? 5, तो स्क्वायर्स का सम 25 आ जाएगा। अब मैं x को 5 लिख दूंगा, y को 0, स्क्वायर्स का सम 25 हो गया। बिल्कुल सेम लाइनिंग पे मैं x को 0 लिख दूं, y को क्या लिख दूं? -5। इसके और इसकी स्क्वायर्स का सम 25 ही आएगा। अब जैसे आपने 0 -5 लिखा, आप -5 0 लिख दीजिए। ओके, अब और सोचिए कि भाई ऐसे इंटीजर्स जिनकी स्क्वायर्स का सम कितना है? 25। तो अगला हम ये ले सकते हैं बेटा जी 3 4। सबको पता है भाई 9 + 16 25 होता है, तो 9 3 का स्क्वायर होगा और 16 4 का, तो 3 4। अब जैसे हमने 3 4 लिखा, हम लोग क्या लिख देंगे? 4 3। फिर हम ऐसे लिख देंगे भी 3 - 4। एक नेगेटिव कर दो, अब भी तो स्क्वायर्स का सम 25 ही आएगा। फिर ये लिखते हम ऐसे लिख देंगे -4 3। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं भी -3 4। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बेटा 4 - 3। फिर नेक्स्ट हम लिख सकते हैं भी -3 - 4। तो लास्ट हम लिख देंगे भी -4 - 3, क्योंकि वो आपके इंटीजर्स हैं। तो आप ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हो जिनकी स्क्वायर्स का सम कितना आएगा? 25। सिंपल सी बात है, एक्स वाई दोनों क्या है? इंटीजर। तो हमने x 0 लिखा तो y क्या ले लेंगे हम? 5, तो स्क्वायर्स का सम 25। अब पहला अगर 0 5 है तो दूसरा 5 0 अपने आप हो गया, स्क्वायर्स का सम 25। फिर 0 - 5, फिर -5 0, फिर 3 4 से लिख लीजिए। क्लियर? तो R हो गया। अब आप इस R की क्या बताएं? डोमेन। व्हाट इज द डोमेन ऑफ R? तो डोमेन का क्या मीनिंग हुआ? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, बोलिए भाई 0, फिर 5, फिर क्या हो गया? -5। 0 2 बार आएगा, एक बार लिख देंगे। फिर क्या हो गया आपके पास? 3, फिर 4, फिर -4, फिर -3। 0 2 बार आ रहा है, एक बार लिख दीजिए। तो 0 5 -5, 3 4, 3 आ चुका है, -4, फिर -3, 4 आ चुका है, -3 आ चुका है, -4 आ चुका है।
अब मैं आपसे कहूं इसी रिलेशन का आप क्या लिखिए, इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशन में इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स का जस्ट उल्टा लिखना है आपको। तो इनवर्स रिलेशन में हम क्या क्या लिखेंगे भाई, 5 0, फिर हम क्या लिखेंगे 0 5, फिर हमने क्या लिखा भाई -5 0, तो अगला क्या लिख देंगे 0 -5। सिर्फ इनका उल्टा ही तो ही लिखना है आपको। 4 3 3 4, दैट इज -4 3, तो अगला क्या हो गया 3 -4। फिर नेक्स्ट क्या होगा भाई 4 -3, तो अगला क्या हो गया -3 4। फिर नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास -4 -3, तो लास्ट क्या हो गया बेटा -3 -4। दैट इज योर आर इनवर्स। सिर्फ इसमें रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर हो उन सब का उल्टा इनवर्स में लिखना है आपको। नाउ कैन यू टेल मी डोमेन ऑफ आर इनवर्स? तो वही रहेगी बेटा। क्यों रहेगी वही? कि जो हम इस आर इनवर्स की डोमेन लिखेंगे वो डोमेन ऑफ आर के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ऑर्डर पेयर सेम ही है, अलग थोड़ी ना होंगे। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स भी क्या होगी 0 5 -5 3 4 -4 -3। दिस इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स। क्लियर हो सभी यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आपको 3 रिलेशन सिखा रहे हैं, और जो ये रिलेशन मैंने आपसे पहले कह दी थी बेटा, जो ये सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे बिल्कुल आपका ऐसे का ऐसे ही आपका +2 में। तो जो बातें यहाँ बताई जा रही है, जैसे आपको बताया गया रिलेशन कैसे लिखते हो, रिलेशन में पेयर्स होते हैं, डोमेन और उसकी रेंज, फिर आपसे एक इनवर्स रिलेशन बताई गई, वो याद होनी चाहिए। अब मैं आपको 3 रिलेशंस बता रहा हूं। इसके बाद जो अगली रिलेशन है वो है बेटा जी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये जो मैं रिलेशन लिख रहा हूं, ये 3 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये +2 में मेनली ये 3 ही यूज होंगे आपके। तो रिफ्लेक्सिव ये कहता है कोई भी एक रिलेशन आर, डेफिनेशन है इसकी, ये रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए, डिफाइंड ऑन ए सेट ए। ठीक है, कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्या कहते हैं, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। कब? इफ A ordered pair belongs to R, for all A belongs to A। तो कहता है कोई भी रिलेशन R वो आपकी किस सेट पे डिफाइंड है, A पे। तो सबसे पहली बात हुई कि वो रिलेशन होगी कहां से कहां, A to A होगी। तो इस रिलेशन को आप कहोगे कि भाई ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव होगी। कब होगी? जब कौन सा ऑर्डर पेयर ए आर में आए। ए का मीनिंग है कि एलिमेंट जो है ना वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर को ही मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई ए किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। तो रिलेशन में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। देखिए ए किससे रिलेटेड होगा, ए से। तो ये सबको पता है कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनमें एलिमेंट खुद से रिलेटेड। नेक्स्ट रिलेशन हम लिखेंगे बेटा सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। तो डेफिनेशन है वही कि कोई भी एक रिलेशन आर, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए, डिफाइंड ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक।
is said to be symmetric. कब? If AB belongs to R implies that BA also belongs to R. कि सिमेट्रिक ये कहता है रिलेशन आर किस सेट पे डिफाइंड है ए पे, तो मैं फिर कह रहा हूं कि रिलेशन कहां से कहां होगी, ए टू ए होगी. एक सेट पे डिफाइंड है तो ऐसे बोलोगे ए टू ए होगी. तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगी कब? दिस इज द कंडीशन. ये कहता है भाई अगर ए बी ऑर्डर पेयर किस में है, आर में, तो ए बी का उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए. इसका क्या मीनिंग है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए बी आर में है देन बी ए आर में होना चाहिए. तो इसी को मैं कहता हूं ए अगर किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए. रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, कि ए किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से, तो ए ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए. सिमेट्री कहता है कि ए अगर किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए. इफ मीनिंग गिवन है कि अगर ए किससे रिलेटेड है, बी से, तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए. तो इफ ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए, देन इट विल बी सिमेट्रिक. लास्ट हम क्या लिखेंगे अभी? ट्रांसिटिव. लास्ट रिलेशन इज ट्रांसिटिव. तो इसकी डेफिनेशन है कि रिलेशन आर defined on a set A is said to be transitive. Is said to be transitive if कि वही रिलेशन आ रहा है किस सेट पे डिफाइंड है, ए पे, तो कहां से कहां हुई, ए टू ए. तो ये ट्रांसिटिव कहलाएगी कब? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर. कि भाई ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में है तो देन ए सी आर में होना चाहिए, कि देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ट्रांसिटिव कहता है भी अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो बेटा ए सी आर में होना चाहिए. तो क्या मीनिंग है इसका? इफ कि भाई अगर ए किससे रिलेटेड है, बी से, और बी किससे रिलेटेड है, सी से, तो देन ए रिलेटेड होना चाहिए सी से. तो दीज आर योर थ्री रिलेशंस. और जो ये समझेगा एक दो क्वेश्चन जो हम समझाएंगे अब, तो प्लस टू में बेटा आपको मोस्टली ये तीन पढ़नी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव. रिफ्लेक्सिव कहता है कौन सा ऑर्डर पेयर, ए आर में होना चाहिए, एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. सिमेट्रिक कहता है ए अगर बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए. तो कहने का मीनिंग ए बी अगर आर में है तो बी ए आर में होना चाहिए. ट्रांसिटिव कहता है ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, तो ए सी आर में होना चाहिए. कहने का मीनिंग ए अगर रिलेटेड है बी से, बी किससे, सी से, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए. दैट इज योर ट्रांसिटिव. अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए तो आपके पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है आज का, कि इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज दैट सेट? let a relation R defined as कि भाई ए आपका किससे रिलेटेड है, बी से. कब है? इफ एंड ओनली इफ, जब आपका ए माइनस बी क्या हो, इवन है. कि आपके सामने कंडीशन लिखी है कि
सेट किसका हो गया बेटा, इंटीजर्स का z। रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है आपकी, डायरेक्ट लिख दिया हमने कि भाई a इससे रिलेटेड है b से, इफ एंड ओनली जब a माइनस बी इवन। तो इस रिलेशन को आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, चाहो तो इसी चीज को ए आर बी, इसी को आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई ए बी ऑर्डर्ड पेयर किस में होगा, आर में। अभी बताया गया था आपसे कि भाई ए अगर किससे रिलेटेड है, बी से, तो इसका मीनिंग है ए बी आर में। कब है बेटा, इफ एंड ओनली इफ, जब आपका a माइनस बी इवन है, व्हेन योर a माइनस बी इज इवन। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को क्या लिखना चाहेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो अभी आपके सामने हमने 3 कंडीशंस लिखी थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आप याद करो, रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बोली थी हमने, जब कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ए आर में हो। रिफ्लेक्सिव तब बोला था हमने कि जब कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ए आर में हो। ओके, तो आपको कौन सा ऑर्डर्ड पेयर लिखना रिफ्लेक्सिव के लिए, ए आर में हो। तो यहां बी की जगह ए लिख दीजिए आप, तो इसमें थ्रू आउट बी की जगह ए लिख दीजिए आप। तो हम कहेंगे भाई कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, ए किस में होगा, आर में। कब होगा, इफ एंड ओनली जब आपका a माइनस ए क्या हो, इवन हो। तो इफ एंड ओनली व्हाट इज a माइनस ए, 0, कि जब 0 इवन हो। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, सेट इंटीजर्स का हो गया, रिलेशन आर हो गई, z पे डिफाइंड है, तो कहां से कहां हुई, फ्रॉम z टू z हो गई, और इस तरह डिफाइंड है। a किससे रिलेटेड है, b से, इफ एंड ओनली जब a माइनस बी इवन हो। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई बी आर में। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कहा था भाई कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए था, ए। रिफ्लेक्सिव में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आर में होता है, ए आर में होना चाहिए, तो बी की जगह ए लिख दो थ्रू। अब ये जो साइन, ये जो नाम होता है इफ एंड ओनली, इसका एक लॉजिक होता है कि इफ एंड ओनली ये कहता है आपसे कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो ये अपने आप ट्रू है, और ये ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है, कंफर्म। तो आप लोग ये बताओ, क्या 0 इवन होता है, बिल्कुल होता है। क्या 0 को मैं ऐसे लिख दूं कि दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 किसका मल्टीपल हुआ, 2 का, और 2 का मल्टीपल है तो इवन होगा। तो हम कहेंगे 0 इवन होता है, बिल्कुल होता है, तो हम यहां पे लिख देंगे विच इज ट्रू। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब इफ एंड ओनली कहता है अगर ये कंडीशन ट्रू है ना, तो ये अपने आप ट्रू है। तो हम कह देंगे बेटा सो ए ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा, और ए अगर आर में आएगा तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी आपकी। क्लियर हो गया कैसे लिखना है, सबको क्लियर हो गया। रिफ्लेक्सिव में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आर में होना चाहिए, ए, तो बी की जगह ए लिखिए, बस ए, यहां भी ए बी की जगह। अब बस इतना देखो, क्या ये बात सही है, नहीं, बिल्कुल 0 इवन होता है, तो ये अगर ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है, तो ए आर में आएगा तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। फिर हम क्या लिखना चाहेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हमने कहा था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। दूसरा हम क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आपको याद है भाई हमने ऐसे लिखा था इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ओ बिलोंग्स टू आर। तो उसका मीनिंग ये है कि भाई ए बी आपको आर में मानना है और बी ए आर में शो करना है। तो सिमेट्रिक में हम यहां ये मान लेंगे भाई लेट कि जो हमारा ए बी है वो आर में है, हम ये मान लेंगे। थोड़ा ध्यान से बोलो कि सिमेट्रिक में हम ये कहते थे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर।
तो इफ का मीनिंग है कि ए बी तो आर में आप लेके चलोगे, तो हमने मान लिया कि लेट ए बी आर में है, और हम लिखेंगे अभी वी विल शो या वी विल चेक और वी विल शो दैट कि बी ए बिलोंग्स टू आर, और हम लोग शो करेंगे कि बी ए आर में आना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मीनिंग है बेटा ए बी आर में आपको मानना है और बी ए आर में आपको प्रूव करना है। अब देखो ए बी आपने आर में माना है, ए बी आर में है, मान के चल रहे हो, तो कंफर्म ए माइनस बी क्या होगा, इवन होगा या प्रूव करना है? होगा, क्योंकि हम ए बी आर में मान के चल रहे हैं, तो कंफर्म सी बात है बेटा ए माइनस बी इवन होगा। अब आप ये बताओ कि बी ए आर में कब आ सकता है? तो देखिए ए बी आर में था, मान के चल रहे हो, तो ए माइनस बी इवन है। अब बी ए आर में कब आएगा? जब बी माइनस ए इवन होगा। क्लिक कर लो माइंड में कि भाई बी ए आर में कब आएगा? जब बी माइनस ए इवन होगा। ठीक, अब मैं आप लोगों से बोलूं भाई 2 इवन होता है, बिल्कुल, तो -2 भी इवन ही होगा। सिंपल सी बात है बेटा, 4 इवन होता है तो -4 भी तो इवन ही होगा ना। तो मैं आपसे कहूंगी a माइनस बी क्या है? इवन है, तो जो इसका माइनस होगा, a माइनस बी का भी जो माइनस होगा वो भी इवन होगा। 2 इवन है तो -2 भी इवन है। अब a माइनस बी इवन है तो इसका जो माइनस होगा वो भी इवन होगा। अब इस माइनस को अंदर अप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस b हो गया, फिर क्या हो गया? माइनस है, तो b माइनस ए इज इवन हो गया। कि भाई b माइनस ए इवन आ गया तो कौन सा ऑर्डर पेयर? बी ए आर में आएगा, और बी ए अगर आर में आएगा इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? भाई ए बी आप आर में लेके चलोगे और बी ए आर में शो करोगे बस। तो ए बी हम आर में मान लेंगे और बी ए आर में क्या करेंगे? शो। अब ए बी हमने आर में माना है तो a माइनस बी इवन है। बी ए आर में कब आएगा? जब b माइनस ए इवन होगा। तो हमें पता है कि अगर ये इवन है तो इसका नेगेटिव b इवन होगा, b माइनस ए इज इवन। ठीक है, लास्ट क्या है अभी? ट्रांसटिव। तो ट्रांसटिव अगर आप याद करते हो तो ट्रांसटिव में सिर्फ क्या होगा? ट्रांसटिव में हमने बोला भाई इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो उसका आंसर इफ ए बी ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। तो यहां ट्रांसटिव में हम क्या करेंगे? तो हमने क्या बोला अभी? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, आप लिख चुके हो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम मान लेंगे कि भाई लेट ए बी आर में है, ये मान लेंगे। फिर हम मान लेंगे भाई लेट बी सी आर में है, ये भी मान लेंगे। ये दो आप लेके चलते हो आर में ट्रांसटिव के लिए। और प्रूव किसको करे हुए? ए सी को, कि भाई वी विल प्रूव दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। कि भाई हम प्रूव करेंगे कि जो ए सी है वो आर में आना चाहिए। ट्रांसटिव ये कहता है कि भाई ट्रांसटिव कहता है ए बी आर में मान लीजिए, बी सी आर में मान लीजिए, और ए सी आर में आप प्रूव कीजिए। तो देखिए ए बी आपने आर में माना है, ए बी आर में माना है तो कंफर्म सी बात है बेटा, व्हाट इज ए माइनस बी? इवन। ए माइनस बी इवन होगा। अब देखो a माइनस बी अगर इवन है तो मैं a माइनस बी को किसका मल्टीपल लिख सकता हूं? 2 का। तो मैंने a माइनस बी को क्या लिख दिया बेटा? 2 है। अब देखिए BC भी R में मानना है आपने, BC भी R में है तो कंफर्म B माइनस सी भी इवन है कि भाई B माइनस सी इज इवन। अब B माइनस सी अगर इवन है तो B माइनस सी को भी किसका मल्टीपल लिख दो? 2 का, तो 2 है।
बेटा ए पी आर में माना है, तो ए पी आर में माना है तो ए माइनस बी वन हो गया। प्रूव नहीं कर रहे, मान के चल रहे हो तो ए माइनस बी वन होगा। अब ए माइनस बी वन है तो ए माइनस बी टू का मल्टीपल हो गया। बी सी भी आर में है तो बी माइनस सी वन होगा, तो बी माइनस सी भी किसका मल्टीपल, टू का। अब ए सी आर में कब आएगा, जब ए माइनस सी वन होगा तब आर में आएगा। क्लिक करो माइंड में कि ए माइनस सी वन होगा तो ए सी आर में आएगा। तो ये जो दो रिलेशन आपके सामने आई इनको आप ऐड कर दो, एडिंग दीज टू। अब ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा भाई, ए माइनस सी। इन दोनों से टू कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, एम प्लस एन। बेटा इनको ऐड करोगे तो बी से बी क्या हो गया, कैंसिल, ए माइनस सी, टू कॉमन। अब पढ़ो, ए माइनस सी किसका मल्टीपल है, टू का, तो कंफर्म है भी ए माइनस सी क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि ए माइनस सी टू का मल्टीपल है तो ए माइनस सी इवन होगा। तो हम कंफर्म करेंगे बेटा ए सी ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा तो दिस इज ट्रांसटिव। तो रिफ्लेक्सिव कहता है भी कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ए आर में आना चाहिए। सिमेट्रिक कहता है ए पी आर में मान लीजिए, बी ए आर में शो कीजिए। ट्रांसटिव कहता है ए पी बी सी आर में मान लीजिए और ए सी प्रूव कीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी बेसिस पे। जैसे ये लिखा है बेटा आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई भी आपके एक रिलेशन है, लेट ए रिलेशन का नाम है भी R1 और वो आपकी किस पे डिफाइंड है, ऑन द सेट, दैट इज डिफाइंड ऑन द सेट। सेट का नाम क्या है भी R ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स। और कैसे डिफाइंड है, एज कि भाई जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में है, आपका R1 में है। कब है, इफ एंड ओनली इफ, जब 1 प्लस ए बी किससे ग्रेटर हो, 0 से। जब 1 प्लस ए बी 0 से ग्रेटर हो। रिलेशन का नाम R1 बोल दिया, तो मैंने बोला था भाई रिलेशन को जरूरी नहीं है कि हमेशा R से लिखोगे आप, R से, S से, R1 से, किसी से भी लिख सकते हो। तो रिलेशन का नाम R1 है, डिफाइंड किस पे है, सेट R पे, और सेट किसका है, रियल नंबर्स का। और ये आपकी रिलेशन है, एपी ऑर्डर्ड पेयर किस रिलेशन में, R1 में। कब है, इफ एंड ओनली, दिस इज द साइन ऑफ इफ एंड ओनली, जब 1 प्लस ए बी 0 से ग्रेटर हो, जब 1 प्लस ए बी 0 से ग्रेटर हो। इसमें सिर्फ उसने दो बातें बोली हैं कि आप इसको रिफ्लेक्सिव दिखाइए और सिमेट्रिक दिखाइए। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे भी, रिफ्लेक्सिव। तो आप लोगों को बेटा अभी बताया गया, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कहा था भाई कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ए। याद कीजिए, लिख चुके हैं आप कि रिफ्लेक्सिव कहता है कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ए रिलेशन में होना चाहिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, बी की जगह ए लिख लीजिए। तो हम कहेंगे भी ए ऑर्डर्ड पेयर किस में आएगा, R1 में। कब आएगा, इफ एंड ओनली जब 1 प्लस ए इंटू ए किससे ग्रेटर होगा, 0 से। तो इफ एंड ओनली जब 1 प्लस ए स्क्वायर किससे ग्रेटर होगा, 0 से। रिफ्लेक्सिव सिंपल एक बात कहेगा, रिफ्लेक्सिव कहेगा भी कौन सा ऑर्डर्ड पेयर ए R1 में होना चाहिए। तो ये आपके सामने लिखा है, तो इसमें सिर्फ बी को ए ले लीजिए आप थ्रू आउट। अभी जस्ट मैंने आपको इफ एंड ओनली इफ का लॉजिक बताया। तो इफ एंड ओनली इफ ये कहता है भी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होगा है? बिल्कुल होगा भाई। व्हाट इज योर ए?
रियल नंबर, बेटा ये ए और बी कहां से आएंगे, रियल नंबर से आएंगे ना। तो मैं यहां कोई भी रियल नंबर लिख दूं, ए को कोई भी रियल नंबर, ये टोटल हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि एक तो ये ए का क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर इज पॉजिटिव, और ऊपर से आप उसमें क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो कंफर्म 0 से बड़ा रहेगा। तो हम लिख देंगे विच इज ट्रू, भाई ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो विच इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, विच इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये कहता है इफ एंड ओनली, कहता है ये अगर ट्रू है तो ये अपने आप ट्रू है। तो हम कहेंगे बेटा ए ऑर्डर्ड पेयर R1 में आएगा, और ए अगर ऑर्डर्ड पेयर R1 में आएगा तो कंफर्म इट इज रिफ्लेक्सिव, कि भाई ये रिफ्लेक्सिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए R1 में आ रहा है। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का लॉजिक याद होना चाहिए आपको। सिमेट्रिक क्या कहता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो उसका नहीं, मैंने कहा था ए बी आर में मान लीजिए, बी ए आर में शो कीजिए। यहां आर की जगह कौन है, R1। तो इसमें सिमेट्रिक में हम कहेंगे भी लेट ए बी R1 में आप मान लो कि भी ए बी R1 में है, एंड वी विल शो, और हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे कि वी विल शो दैट कि बी ए R1 में आना चाहिए, कि बी ए R1 में आना चाहिए, वी विल शो। तो देखिए ए बी अगर R1 में है, आप मान के चल रहे हो कि ए बी R1 में है, तो कंफर्म ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि ए बी आप R1 में मान के चल रहे हो। तो मैं कहूंगा भाई ए बी अगर R1 में है तो कंफर्म है 1 प्लस ए बी 0 से ग्रेटर होगा। लिखा है आपके सामने। अब ये बताओ बी ए R1 में कब आएगा, जब 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा होगा। अब सिमेट्रिक में जो ए ये होता है वही ए ये होता है, अलग ए नहीं होता, ये जो बी ए होता है वही बी ए होता है। तो आप सब समझदार हो कि जब 1 प्लस ए इंटू बी 0 से बड़ा आ रहा है, तो 1 प्लस बी इंटू ए भी 0 से बड़ा ही है। कि बेटा मैं आपसे कहता हूं भाई 1 प्लस 2 इंटू 3 0 से बड़ा है, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 वही आएगा ना, वो भी तो 0 से बड़ा ही आएगा। तो 1 प्लस ए बी अगर 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से बड़ा आएगा। तो कंफर्म है बेटा बी ए ऑर्डर्ड पेयर R1 में आएगा, तो दिस इज कि भाई ए बी किसमें है, R1 में। तो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, बी ए कब आएगा, जब 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा होगा। तो जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से बड़ा होगा, तो बी ए R1 में आएगा, तो दिस इज सिमेट्रिक। इसमें सिर्फ दो ही चीज पूछी गई थी आपसे, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान से सुननी है बेटा, उसको सुनिए। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस between the two sets, between the two sets A and B। कि आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी है दो सेट्स के बीच में, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिटवीन A एंड B। तो मैंने आपसे कहा भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, जो मेरा A सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है X, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B वो मैंने कह दिया भाई किसके इक्वल है, Y के। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मैंने X बोल दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स B मैंने Y बोल दिया। तो ये बताइए रिलेशन में होते क्या है, पेयर्स।
रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर आते कहां से हैं? आपसे बताया गया था A क्रॉस B से, और ये फॉर्मूला भी बताया गया था आपसे कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A X है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B Y है, तो व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B? X Y। A में कितने एलिमेंट है बेटा X, B में कितने एलिमेंट है Y, तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? X Y। ठीक है, अब आप ये बताइए रिलेशन होती कितने के बीच में है? 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का सीधा सा फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला हो गया 2 की पावर XY। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं बेटा, जो मेरा A सेट है, उस A सेट में मेरे पास ये 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और जो मेरे पास एक B सेट है उसमें मेरे पास एलिमेंट है 5 6 और 7, 5 6 और 7। तो इन दोनों सेट्स के बीच में आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी है कितनी होंगी, कि व्हाट आर द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो भाई सीधी बात है, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 12। क्वेश्चन करना, A में कितने एलिमेंट है बेटा X, B में कितने हैं Y, तो 2 की पावर XY। A में कितने एलिमेंट है 4, B में कितने हैं 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 12। तो एक ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, जो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एक नंबर में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें 2 बातें सीख गए आप, एक तो नंबर ऑफ रिलेशंस लिखना, साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B XY। ठीक है भैया, यहां तक। नेक्स्ट, चलिए आपके पास ये छोटा क्वेश्चन, कि जैसे हमने कहा बेटा R1 कोई रिलेशन है, उसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है XY, और यहां लिखा है भी जो Y है वो किसके इक्वल है 2x प्लस 7 के। ठीक है, यहां पे जो x है और जो आपका वो x किसको बिलोंग करता है? R को, मीनिंग रियल नंबर है, और x की वैल्यू जो है वो है -5 से +5, -5 से +5। तो फाइंड द डोमेन, कि भाई आप लोग डोमेन निकालिए, और आप लोग क्या फाइंड कीजिए? रेंज किसकी? रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन हियर? R1। बेटा इसकी आप डोमेन और रेंज निकालिए। क्लियर है यहां तक? तो ध्यान से सुनिएगा कि रिलेशन का नाम क्या हुआ? R1। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है? XY। X और Y दोनों कहां से आएंगे? R से ही आएंगे, दोनों R से, रियल से ही आएंगे, और कहीं से नहीं आएंगे। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड Y? की Y जो है वो किसके इक्वल है? 2x प्लस 7 के। X की वैल्यू -5 से +5 है। तो आपको इस रिलेशन R1 की डोमेन और रेंज बतानी है, कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, की डोमेन और रेंज बताइए इसकी। तो इस रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसकी डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू? X की वैल्यू। तो इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है बेटा? XY। तो डोमेन का मीनिंग होता है क्या है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो डोमेन का मीनिंग वैल्यू किसकी? X की वैल्यू है ना? तो X की वैल्यू कहां से कहां है? -5 से +5 है। अब -5 से +5 के बीच में X है ना, लेकिन X है क्या? रियल। तो हमें पता है -5 से +5 के बीच में इनफाइनाइट रियल्स होंगे।
तो आपने फर्स्ट चैप्टर में इंटरवल्स लिखने सीखे थे, क्लोज्ड, ओपन, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, जस्ट लाइक दैट। तो दिस इज ए इंटरवल। तो बेटा कंफर्म सी बात है कि जो आपकी किसकी डोमेन होगी, R1 की, वो R1 की डोमेन क्या होगी भाई, -5 से +5 क्लोज्ड। या ये ना लिखें आप तो इतना 100% श्योर होना कि यहां सेट रियल है और x की वैल्यू -5 से +5 है, तो इसका नहीं, ये नहीं आप x को लिख दोगे -5, -4, -3, -2, बहुत सारे इनफाइनाइट रियल्स होंगे बेटा, तो हम इसके सारे ऑर्डर पेयर्स नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मीनिंग जो इसकी डोमेन है तो क्लियर है, इसकी डोमेन का मीनिंग किसकी वैल्यू है, x की, और ये x की वैल्यू है, तो दिस इज ए क्लोज इंटरवल -5 to +5। समझ गए? अब हमें इसकी क्या निकालनी है, रेंज। तो रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकालनी है, दिस इज योर y। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू -5 से +5 है, तो डोमेन तो लिख चुके हो आप x की वैल्यू। बेटा पहली बात, यहां सेट किसका है, रियल्स का। x की वैल्यू -5 से +5 है और x एक रियल है, तो -5 और 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल होंगे, तो ऑब्वियस यहां हमें इंटरवल्स तो यानी कि जो हमारे पेयर्स हैं वो तो लिख नहीं पाएंगे हम, क्योंकि इनफाइनाइट हो गए वो तो लॉजिक ये कहता है कि आपको R1 की डोमेन लिखनी, तो डोमेन का मीनिंग x की वैल्यू है ना, तो दे रखी है x की वैल्यू। रेंज का मीनिंग किसकी वैल्यू है, y, तो y निकाल लेंगे हम, तो y है किसके इक्वल टू x + 7, वो निकालेंगे हम, तो ये x है। तो देखो यहां x के साथ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -10 इज लेस देन इक्वल टू 2x, दैट इज लेस देन इक्वल टू 10। 2 से मल्टीप्लाई, और 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा 2 से मल्टीप्लाई। अब 2x में कितना ऐड है, 7, तो 2x इसमें 7 ऐड कर दीजिए, तो इसमें 7 ऐड करोगे -3, किससे लेस देन इक्वल टू 2x + 7, और ये किससे लेस देन इक्वल 17। नाउ कैन यू टेल मी दिस y, तो ये हो गया भाई -3 इज लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन इक्वल टू 17। तो बेटा व्हाट इज द रेंज ऑफ R1, भाई R1 की क्या रेंज होगी, तो R1 की रेंज होगी भाई -3 से 17 क्लोज्ड, दिस इज योर रेंज ऑफ R1। पता चल गया ना यहां सेट में क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि यहां सेट रियल्स का है, तो उसमें इंटरवल्स लिखेंगे भैया। तो डोमेन का भी किसकी वैल्यू थी, x की, क्लियर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि सेट इनफाइनाइट है, x की वैल्यू। फिर रेंज चाहिए तो किसकी वैल्यू, y, तो ये हमने y निकाला -3 से 17। ठीक है, तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। कल हम मोस्टली एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, फंक्शन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।